नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे प्राकृत भाषा की सामान्य विशेषताएं और उसका परिचय। प्राकृत भाषा का परिचय और उसकी सामान्य विशेषताएं। कल हमने पढ़ा था पाली भाषा के बारे में। आज हम देखेंगे मध्यकालीन आर्य भाषा की जो दूसरी भाषा है प्राकृत भाषा। जो दूसरी भाषा है प्राकृत भाषा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। इस प्राकृत भाषा का समय क्या है? पहली ईसा की पहली शताब्दी से लेके 500 ईस्वी तक, यानी लगभग 500 साल प्राकृत भाषा साहित्य की भाषा रही। ऐसे आम बोलचाल की भाषा तो ये पहले रही है, परंतु हम भाषा के रूप में तभी अध्ययन करते हैं जब वो साहित्यिक भाषा हो। उस समय उस भाषा में साहित्य लिखा गया हो, तभी उस भाषा का महत्व ज़्यादा होता है और वो अध्ययन के काम आती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो है मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था को प्राकृत कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दूसरी भाषा है। पहली प्राकृत आ गई। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंदर 3 भाषा पढ़ेंगे, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश के साथ एक अवहट भी चलती है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम उसका थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे, देख लेंगे। बाकी उसको कोई विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी अपभ्रंश और अवहट दोनों एक साथ ही एक ही कालक्रम के आसपास चलती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है माइनर सा, पर लेकिन वो लगभग साथ ही चलती है। तो उसमें देखते हैं, ये प्राकृत को देखते हैं। आर्य विकास की दूसरी भाषा है और इसका जो समय है वो ईस्वी की पहली शताब्दी से लेके 500 ईस्वी तक रखा गया है। ठीक है। और दूसरा, इसके अध्ययन के स्रोत क्या क्या है, हमें कहाँ से पता चलता है कि ये उस समय की साहित्यिक भाषा थी। तो ठीक है, उसमें जो आदिकाल का जो लगभग साहित्य है, उसमें अपन ने पढ़ा था प्राकृत भाषा अपभ्रंश, यानी कि वो भाषा प्राकृत थी पर वो लग रही थी अपभ्रंश जैसी, मतलब बदलने वाली भाषा। लगभग बदलने स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, यानी 500 ईस्वी के आसपास से लेके जब तक 1100 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक अपभ्रंश का समय है। और लगभग उस समय जो ये बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य लिखे गए, और कई साहित्य हैं जो उससे पहले भी लिखे गए, 500 ईस्वी से पहले भी लिखे गए, तो वो साहित्य भी इसी के अंदर देखने को मिलते हैं। उसमें ये भाषा देखने को मिलती है। तो इसके अध्ययन के जो मुख्य स्वरूप है वो आदिकाल का बौद्ध और जैन जो साहित्य है, ठीक है, जो मागधी और अर्धमागधी प्राकृतों में रचा गया है। ये जो प्राकृत है, जो भाषा है प्राकृत, एक जन भाषा के रूप में उभरी। कई विद्वान इसको अलग अलग मत मानते हैं। कई कहते हैं कि ये जन भाषा के रूप में ही थी और फिर इससे इसका परिष्कृत रूप संस्कृत हो गया, यानी कि ये भाषा जो जन भाषा थी, ये साहित्यकार और जो पंडित लोग थे उनके हाथों में गई और फिर उन्होंने इस भाषा को सही से रूप देके, आकार देके वो संस्कृत बना दी। और कई कहते हैं कि जो संस्कृत के जो भाषा है, दूसरी भाषा है, वो प्राकृत भाषा रही। और उससे जो पहली, ये इसमें कहते हैं प्राकृत की 3 अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। तो पहली अवस्था में कई लोग संस्कृत को मानते हैं, कई लोग मानते हैं कि पाली भाषा है जो संस्कृत की पहली अवस्था है, इसकी प्राकृत की पहली अवस्था है। कई संस्कृत, लौकिक जो संस्कृत है उसको मानते हैं। और कई लोग मानते हैं कि जो ये पाली है वो उस समय भाषा नहीं थी, जबकि पहली जो प्राकृत की पहली अवस्था है वो तो है संस्कृत, और दूसरी अवस्था है ये प्राकृत स्वयं। और इसके अलावा जो पाली है वो बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण एक कृत्रिम रूप से पाली का उदय हुआ और उसका प्रचार हुआ। तो पहले अपन अध्ययन के स्रोत देख लेते हैं। जो बौद्ध और जैन जो साहित्य में जो मागधी और अर्धमागधी प्राकृतों में रचा गया था वो साहित्य,
और उसके अलावा प्राकृत साहित्य में सेतुबंध और गौडवहो यानी गौडवध जैसे महाकाव्य मिलते हैं, और गाथा सप्तशती जिसे गाहा सप्तशती कहा गया, और वज्जालग जैसे खंड काव्य भी रचे गए, ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन साहित्यिक स्रोतों के आधार पर प्राकृत भाषा की भाषिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जा सकता है। यानी कि ये जो ऊपर वाली जो रचनाएं हैं, इनके आधार पर ही प्राकृत भाषा का हम भाषिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर सकते हैं कि कैसे वो भाषा बनी और कैसे उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि प्राकृत और संस्कृत का क्या संबंध है, क्योंकि संस्कृत कहते हैं आदि जननी है, उसी से सब भाषाओं का जन्म हुआ है। जो भारतीय जो भाषाएं हैं उनका सब भाषाओं का जन्म, जो भारूपी परिवार की भाषा है जो भारत के अंदर बोली जाती है, उनका भाषा का जन्म हुआ है। और जो पाली है उसका भी हुआ है, फिर प्राकृत का भी हुआ है, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। तो ये उनका संबंध क्या है ये भी देखने की कोशिश करते हैं। अब इनमें क्या है कि मैंने बताया जैसे कि दो तरह के विद्वानों के मत हैं। एक कहते हैं कि प्राकृत मेन भाषा रही थी, और जो प्राकृत भाषा थी वो मुख्य भाषा थी, और जो लोगों के हाथ में संस्कारित होती हुई वो विकसित रूप जो है प्राकृत का, वो संस्कृत हो गया। जैसे ये विद्वान है, उन्होंने माना है कि कई विद्वान मानते हैं कि संस्कृत से विकृत होकर जो भाषा बनी वो प्राकृत कही गई, और कोई मानते हैं कि ये वो मूल भाषा है जिसकी विकसित संस्कृत अवस्था को संस्कृत कहा जाता है। यानी कि वो भाषा, ये प्राकृत भाषा, मुख्य भाषा, मूल भाषा जो है प्राकृत ही रही, पर उसका जो संस्कारित और विकसित जो रूप था उसको संस्कृत कहा गया। ठीक है, इसमें जो हेमचंद्र है, मार्कंडेय है और सिंहदेव है, ये आचार्य संस्कृत को मानते हैं कि भाई वो मूल भाषा रही, जो क्योंकि वो मूल वाणी और देववाणी है, और उसके बाद में प्राकृत उससे विकसित हुई। एक तो मत हो गया कि प्राकृत से संस्कृत का उद्भव हुआ, और दूसरा मत है कि संस्कृत तो मूल भाषा रही, प्राकृत का इससे जन्म हुआ है। तो इसमें यह है कि एक उन्होंने दोहा भी कहा है, एक लाइन लिखी है, प्रकृति संस्कृतम तद्भव प्राकृतम। अपने कल देखा था तद्भव किसे कहते हैं, कि जो तत्सम जो रूप है, जो शब्दों के साथ जो संस्कृत के अंदर जो शब्द थे उनमें बदलाव करके जो नए शब्द बनते हैं उनको तद्भव रूप कहा जाता है शब्दों का। यानी कि जो प्रकृति है, जो मेन रूप के मुख्य रूप है, वो तो संस्कृत हो गया, और उसके बाद में जो बदलाव करके जो आई है वो प्राकृतम हो गई। यानी कि जो प्राकृत भाषा है उसमें बदलाव किया गया, यानी कि वो संस्कृत के तत्सम रूपों से तद्भव रूप होकर फिर बनी है। ठीक है, यानी कि आसान सरलीकृत के रूप में बनी है। तो अपन यही देख सकते हैं कि हर इंसान और हर चीज़ का एक प्रवृत्ति का ये मत होता है कि वो कठिन से आसान की ओर जाता है। ठीक है, तो अपन ये कैसे कह सकते हैं कि भाई प्राकृत मूल भाषा रही होगी और वो फिर संस्कारित होती हुई वो संस्कृत हो गई होगी। अब उनका मत है, मानते हैं, और हो सकता है कि ऐसा भी हुआ हो कि संस्कृत जो प्राकृत से फिर जो लेखकों के पास में पड़ी और उनको तत्सम शब्द घुसाने में आनंद आने लगा। क्लिष्ट भाषा, जैसे अपन कोई साहित्य के पढ़ते हैं ना कि अपन को समझ में नहीं आता, ऊपर से चला जाता है, तो वैसे भाषा बनाने की कोशिश में संस्कृत बनी होगी। और जिसके ये कहते हैं, एक तो इन्होंने कह दिया भाई संस्कृत मेन है और तद्भव दूसरी उसकी रूप में है। उसके बाद दूसरे जो कुछ उदाहरण है जिसमें पीसल का नाम महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं कि प्राकृत जन बोलियों और जन भाषाओं से निर्मित भाषा है। ये जन बोलियों और जन भाषा क्षेत्रीय भाषा रही, और इसका जो अभिजात रूप है वो संस्कृत बनकर विकसित हुआ। यानी कि जो उच्च कुल के जो दूसरे लोग थे उनके पास में, और जो साहित्यिक लोग थे, वो जो भाषा बोलने लगे उससे फिर संस्कृत का जन्म हुआ। अभिजात यानी कि उच्च वर्ग, जब उच्च वर्ग जो भाषा बोलने लगा तो उससे संस्कृत का उदय मतलब हुआ। प्राकृत तो जन भाषा और क्षेत्रीय भाषा ही रही। अपन देखते हैं कि ये घरों में अपने ये भाषा देखते हैं तो इसमें भी पता चल जाता है। लोग कहते हैं कि भाई ये तुम्हारी भाषा थोड़ी है, अपन ऐसे थोड़ी बोलते हैं। अपन राजस्थान में कहते हैं ना, ये तो भाई साटियों की भाषा क्यों बोल रहा है, लड़ाई करे, तो वो वाली बात है, भाई खराब भाषा मत बोलो। तो
अलग अलग परिवारों में अलग अलग वो भाषा का रूप देखने को मिलता है अपन को। तो वैसे ही अभिजात वर्ग में मतलब वो कहते हैं कि बनी होगी भाषा जो संस्कृत बन गई, जो अभिजात लोग बोली जाने वाली भाषा को संस्कृत कह दिया गया होगा बाद में। ठीक है, अब इसमें कहते हैं कि प्राकृत की, मैंने जैसे बताया था, चर्चा की थी कि 3 अवस्था बताते हैं प्राकृत की। 3 अवस्था बताते हैं, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत। पहली में यह है कि कई लोग मानते हैं कि संस्कृत पहली भाषा रही और पाली जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो उसके रूप में कृत्रिम रूप से पाली का उदय हुआ और वो एक भाषा चल पड़ी। जबकि कुछ मानते हैं कि पहली जो प्राकृत की पहली अवस्था है वो पाली है, दूसरी अवस्था प्राकृत खुद है और तीसरी अवस्था अपभ्रंश को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से अपन देखते हैं कि किशोरीदास वाजपेयी वो व्याकरणों में से हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृत के विकास को अवस्थाओं में, अलग अलग अवस्थाओं में विभाजित किया। उन्होंने 3 चरणों में विभाजित किया कि पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत। पहली प्राकृत वो है जिसका जन्म सभ्यता के आरंभ में लोक प्रचलन के माध्यम से हुआ होगा। यानी कि पहली प्राकृत वही है जिसका सभ्यता जब स्टार्ट हुई, जब मनुष्य रहना और सभ्य एक समाज में आया, जब जानवर का रूप, वानर का रूप छोड़कर एक सभ्य समाज बनाया उसने, उस समय सभ्यता एक बनाई कि भाई ऐसे रहना है, वैसे खेती करनी है। उस समय जब भाषा का उदय हुआ उसी समय वो पहली प्राकृत का भी जन्म हो रहा। जो हिंदुस्तान के अंदर जब भाषा बनी सबसे पहले, तो उस समय ये जो प्राकृत है उसका भी जन्म हुआ और लोक प्रचलन के माध्यम से हुआ होगा, क्योंकि लोगों में बोलने जाने वाली भाषा है, इसीलिए लोक प्रचलन। और उसके बाद में कहते हैं कि ऐसा मानना बाद में कि जो व्याकरणाचार्य थे, जो पंडित थे, उनके हाथों में आ गई वो भाषा और उसको उन्होंने संस्कारित करते करते वो वैदिक संस्कृत बन गई। मतलब उसमें जो खराबियाँ थी, जैसे आपने हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा, अपन देखेंगे। बाकी जो भारतेंदु के बाद में जो ऋतिक काल के अंदर जो भाषा उसमें पड़ी फंसी हुई थी, प्रेम के अंदर, उसमें श्रृंगार के अंदर, तो भारतेंदु के अंदर भी रीति काल के कुछ न कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। परंतु द्विवेदी जी ने आधुनिक हिंदी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने क्या कर दिया कि स्त्री के ऊपर तो और रीति के ऊपर तो उन्होंने बैन लगा दिया कि ऐसी कोई कविता करनी ही नहीं है श्रृंगार के ऊपर वगैरह पे। तो उस समय के आप देखोगे तो जो द्विवेदी जी की यहाँ पे आपको कविता देखने को मिलती है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की और वैसी कविताएं और वैसी साहित्य लिखा गया जो हिंदी को अलग तरह से, मतलब आज की जो हिंदी है उसके रूप में रखे। ठीक है, जो आचार्यों की जो अनुकरण की जो मूल पद्धति थी उससे अलावा हट के बनाई गई, मतलब उसको संस्कृत किया गया। भाषा को बदलने के लिए जो खराब चीज़ें थी उनको हटाया गया, जो सही बातें थी और जो नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया चली, वही सब इसमें भी हुआ है। तो इन्होंने कहते हैं कि जो पहली प्राकृत है वो आदिम से, प्राकृत जो थी वो आदिम मूल भाषा रही होगी, और जो बाद में ये एक भाषा जो ब्राह्मणों, ऋषियों के, व्याकरणों के, आचार्यों के हाथों में पड़ गई और वो संस्कृत होते थे वैदिक संस्कृत बन गई। यानी कि उसको बदल के संस्कृत बना दिया गया। और फिर वैदिक संस्कृत बनने के बाद हिंदी तक का जो विकास सरल है वो सरलीकरण की प्रक्रिया है। जो वैदिक संस्कृत एक बार बन गई और उसके बाद वापस से वो चला हिंदी तक बनने के लिए, तो वो सरलीकरण की प्रक्रिया हो गई। एक होता है ना, मतलब पीक, जैसे अपन देखते हैं ग्राफ बनाते हैं ना, डायग्राम में एक तरह से ऊपर जाती है लाइन, एक पीक आता है और उसके बाद वापस नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाती है। तो वही पीक वाले समय पे हो सकता है कि जैसे आम आदिम जो प्राकृत बोली गई और वो जब एक पीक पे गई तब वैदिक संस्कृत बनी, और उसके बाद में सरलीकरण की, मतलब जब क्लिष्ट हो गई एकदम कि भाई इससे आगे तो क्लिष्ट क्या जाएंगे, लोगों की समझ से बाहर हो गई, तो फिर वापस आसानी और सरलीकरण की तरफ बढ़ गई। जब लोगों ने कहा कि अब भाई इतनी क्लिष्ट हमको समझ में नहीं आती, हम तो आसान भाषा यूज करेंगे, तब फिर वापस जो प्राकृत का जन्म हुआ, जिसे अपन इसमें पढ़ेंगे। ये दूसरी जो प्राकृत है, ये कह रहे हैं भाई जो बाद में सरलीकरण की प्रक्रिया में हुई और वैदिक संस्कृत सरल होकर लौकिक संस्कृत हुई, लौकिक संस्कृत सरल होकर प्राकृत बनी, जिसे पहली प्राकृत कहते हैं, और फिर जिसे दूसरी प्राकृत कहा जाता है। यानी कि पाली का इसमें कहते हैं कि ये पाली नहीं बनी। पाली तो जब इसका ये जो व्याकरणाचार्य मानते हैं, जो प्राकृत को मूल भाषा मानते हैं, उन्होंने माना कि पाली कोई भाषा थी ही नहीं। पाली भाषा तो सिर्फ बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण बन गई और वो विकसित हो गई। जबकि जो दूसरे लोग हैं वो पाली को भी मुख्य भाषा के रूप में देखते हैं।
ठीक है। दूसरी प्राकृत पहली प्राकृत एक दूसरे से, ये कहते हैं भाई कि जो देखने से तो ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, पहली प्राकृत और संस्कृत। जो पहली प्राकृत जिसको संस्कृत कहा गया, वैदिक संस्कृत कहा गया, और जो दूसरी प्राकृत है जो मूल रूप से जिसे अपन प्राकृत के रूप में देखते हैं, वो दोनों उसके अंतर देखने पे मतलब स्वरूप के रूप में आपको अंतर देखने को मिलता है। जो अंतर देखने को मिलता है, पर वो अंतर अगर ऐसे देखें तो स्वरूप के रूप में तो आपको अंतर देखने को मिलता है, पर गहराई से देखने पर मतलब लगेगा कि ये दोनों जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, वो भाषाएं आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और ये जो बाद में प्राकृत और जो बाद में अपभ्रंश तक भी देखी जाती है, और अपभ्रंश को इन्होंने तीसरी अवस्था कहा, प्राकृत की तीसरी अवस्था अपभ्रंश को कहा। ठीक है। कुछ विद्वानों ने क्या किया, पहली अवस्था माना वैदिक संस्कृत को, दूसरी अवस्था माना प्राकृत को, प्राकृत की पहली अवस्था वैदिक संस्कृत, दूसरी प्राकृत, और तीसरी माना अपभ्रंश को, अपभ्रंश को। अपभ्रंश को माना। ठीक है। तो ये फिर माना, जबकि पाली को इन्होंने क्या माना, अभी देखेंगे कि इसमें पाली को माना है कि भाई जो ये तीन अवस्था के रूप में देखते हैं, और जो प्राकृत का अर्थ इन्होंने बताया वो क्या है, साधारण और प्रकृतजन्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा, यानी जो आम लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उसी को प्राकृत कहा गया। और जो कुछ विद्वान हैं उन्होंने पहली प्राकृत पाली को कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई जो पहली प्राकृत है वो वैदिक संस्कृत में होकर के पाली जो थी उसको पहली प्राकृत कहा। और वही विद्वान है जो कहते हैं कि जो उसी को कहते हैं कि जो लौकिक संस्कृत जो भाषा विकसित हुई वो पहली प्राकृत कही गई। प्राकृत को लौकिक संस्कृत से इन्होंने बताया कि उसका विकास लौकिक संस्कृत से हुआ है। मतलब अपन ने जैसे देखा था ना कि लौकिक संस्कृत सरल होकर पाली बनी, और वो विद्वान है जो दूसरी जो विद्वान है उन्होंने पाली को पहली प्राकृत माना, और उन्होंने माना कि ये जो पाली का जो पहली प्राकृत यानी पाली का जो विकास हुआ है वो लौकिक संस्कृत से हुआ है। ठीक है। लेकिन किंतु बौद्ध धर्म के आगमन के कारण उसी की एक कृत्रिम शैली पाली नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने माना कि जो प्राकृत का विकास तो लौकिक संस्कृति हो गया, लेकिन जो बौद्ध धर्म आ गया तो बीच में उसके रूप में उसके वहन के लिए, उसके साहित्य के लिए एक पाली भाषा जो कृत्रिम रूप से तैयार हो गई, एक कृत्रिम शैली के रूप में पाली का नाम प्रसिद्ध हो गया, पाली फेमस हो गई और वो बौद्ध साहित्य की भाषा बन गई। और इसका कारण जो प्राकृत जो भाषा थी, आम लोगों की जो भाषा थी, जो दूसरी अवस्था है प्राकृत की, उसको आने के में लगभग 500 सालों का इंतज़ार करना पड़ गया उनको, लेकिन उसको टाइम लग गया आने में। और अब आसानी से सामान्य रूप में देखें तो सामान्य रूप से प्राकृत उस भाषा के लिए रूढ़ हो गया है जो ईसा की पहली शताब्दी से लेकर 500 शताब्दी तक चलती है। यानी कि जिस भाषा में अपन प्राकृत पढ़ते हैं वो मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था को प्राकृत के रूप में देखते हैं। पहली अवस्था को पाली के रूप में रूढ़ हो गई है वो, कि भाई पहली जो अवस्था है 500 ईसा पूर्व से लेके पहली ईसवी शताब्दी तक, और दूसरी जो भाषा है जो मध्यकालीन आर्य भाषा की वो कौन सी हो गई है, प्राकृत, और तीसरी हो गई है अपभ्रंश। ठीक है। ये मानते हैं कि जो 500 शताब्दी तक प्रमुख साहित्य भाषा के रूप में 5वीं शताब्दी तक रही। कहते हैं कि 500 से लेके 500 सालों तक ये भाषा रही, और उसी को जो प्राकृत कहा गया। कुछ लोगों ने इसको, जो विद्वान है उन्होंने क्या कहा दिया, भाई ये साहित्यिक प्राकृत है। उसके संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए, उसको सही से समझाने के लिए उसने कहा कि जो इसमें साहित्य रचा गया, और जो पाली है उसके अंदर वो कहते हैं कि साहित्य रचा नहीं के बाद में
बोलने जाने लगा और उसके बाद में जो संकलन हुआ तो वो उसमें हो गया। वो एक तरह से बनी हुई भाषा, कृत्रिम भाषा के रूप में। अब इसकी अपन देख लेते हैं ध्वनि संरचना क्या क्या है, इस भाषा की विशेषता क्या क्या है, जो अपन ने पाली की भी पढ़ी थी। तो वही है, इससे भी इसमें भी जैसे लौकिक संस्कृत में कुछ चीज़ें कम होती गई संस्कृत की, फिर पाली में भी कुछ कम होती गई, तो वैसे भी इसमें भी कुछ न कुछ बदलाव आया होगा, वो देख लेते हैं अपन। मुख्यतः तो ये पाली के समान ही भाषा है लगभग, कुछ कुछ पाली से अलग है, जिसमें क्या क्या है, एक विसर्ग लुप्त होने की प्रक्रिया जो पाली में स्टार्ट हुई थी, अपने देखा था विसर्ग खत्म होने लग गए पीछे से, उसकी जगह अभी इन्होंने क्या इसमें क्या हो गया, जो विसर्ग खत्म होके अ का जो मात्रा लगी थी उसकी जगह पे अब ओ की मात्रा लगने लग गई इसमें। जैसे वीर की जगह वहाँ पे क्या हो गया था, ये वीर हो गया था, सिर्फ देव की जगह देव ये हट गया था। अब इसकी जगह क्या हो गया, वीरो हो गया, देवो हो गया, ओ की मात्रा, ये जो मात्रा है ये लगनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, हर शब्द के पीछे, व्यंजन के पीछे या स्वर के व्यंजन के पीछे ओ की मात्रा लगने लग गई। ठीक है, और दूसरी है पाली में यह व्यंजन ज़्यादा महत्वपूर्ण था, पाली में हर जगह यह देखने को ज़्यादा मिलता था, जबकि प्राकृत के अंदर क्या हो गया, यह समाप्त हो गया और उसकी जगह ज प्रयुक्त होने लगा। जहाँ पे भी यह की जगह यह प्रयोग होने लगा, ज प्रयोग होने लगा। ठीक है, जैसे ये यश है, यश की जगह जस हो गया, यह है उसकी जगह जो हो गया। ठीक है, यानी कि यह की जगह जो प्रयोग होने लगा। और दूसरी है पाली में संस्कृत के संयुक्त व्यंजन को सरल करने के लिए द्वितीयकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। जैसे अपन ने देखा था कल भाषा के अंदर, पाली के अंतर्गत कि जो भाषा थी उसमें संयुक्त व्यंजनों के अंदर बदलाव के लिए उसने क्या किया था कि जो व्यंजन थे उसके अंदर डबल मात्रा होने लग गई थी, जैसे एक आधा और एक अक्षर पूरा होने लग गया था, द्वितीयकरण। उसमें बदलाव करके दो शब्द लिखे जाने लगे थे। अब उसमें इसमें क्या हो गया कि ये जो भाषा है वो एक अलग नए चरण पे पहुंच गई। इसमें सतिपूर्ति दीर्घीकरण किया गया, जो चीज़ जो कम हो रही थी उसमें कोई मात्रा लगा कर और एक तरह से आसान करने की और प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, द्वितीय सतिपूर्वक दीर्घीकरण के अंदर क्या होता है कि जो द्वितीय का रूप जो आया था उसमें जो व्यंजन का मूल रूप वही रहता है। उसके अंदर क्या होता है कि जो एक व्यंजन तो बचा रहता है, जो डबल व्यंजन हो गए थे उसमें, जैसे च और च हो गया था, इसमें ये लास्ट वाला तो रहता है, ये बीच वाला हट जाता है और इससे पहले जो व्यंजन होता है उसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा लग जाती है। ठीक है, दूसरे व्यंजन के स्थान पर वो स्वर से युक्त होकर दीर्घ रूप में व्यंजन होने लगा। चाहे भले अ की मात्रा आ की मात्रा लगो, बड़ी मात्रा लगनी स्टार्ट हो गई, चाहे ई की मात्रा लगो या फिर आ की मात्रा लगो या बड़े ऊ की मात्रा लगो। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं अपन, ये तो संस्कृत के अंदर ये ऐसे लिखा जाता था मृत्यु, ये पाली के अंदर ये हो गया, तो यू की जगह क्या हो गया, च। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो गया, ये च हट गया, पीछे वाला च तो ऐसे ही रहा, और इस च की जगह म के ऊपर बड़ा जो मात्रा हो गई, दीर्घीकरण हो गया। ये जीवा है, जीवा के अंदर भी क्या हो गया, ये संस्कृत के अंदर जीवा लिखा जाता था, तो इसमें जिब्बा हो गया। ठीक है, अब इसमें भी ये हो गया कि भ रह गया और इसमें बड़ी मात्रा हो गई। ये सत्यपूर्ण की दीर्घीकरण जो है बाद में इसने हिंदी की भाषा को विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इससे करके मतलब आसानीकरण के लिए चीज़ें बढ़ती गई, जो ज़्यादा शब्द थे उनको हटा दिया गया और जो कम पढ़ रहे थे जहाँ पे कहीं मात्रा लगानी थी तो वो पूरी करके एक अच्छी भाषा आपके सामने लाई जाने लगी। संस्कृत सत्यपूर्ण की दीर्घीकरण संस्कृत से हिंदी के विकास की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्राकृत का योगदान यह है कि उसकी स्थिति से ये प्रक्रिया दिखाई देने लगती है। प्राकृत का क्या योगदान है भाई इसमें, अपन प्राकृत में क्यों पढ़ रहे हैं कि प्राकृत के कारण सबसे पहले सत्यपूर्ण की दीर्घीकरण प्राकृत से स्टार्ट होता है। ठीक है, बाकी ये व्याकरण संरचना वगैरह है ये अपन कल देखेंगे। व्याकरण संरचना और या देख लेते हैं, व्याकरण संरचना आज देख लेते हैं, उसके बाद में कल देखेंगे। व्याकरण संरचना में क्या क्या बदलाव आया, जो कारकों के रूप थे जो पाली में, जो संबंध में पाली में जो बदलने स्टार्ट हो गए थे,
जो कारकों के, जैसे संस्कृत के अंदर तो अलग अलग कारकों के फिर अलग अलग वो कालों के हिसाब से विभक्तियाँ वगैरह बनती थी। ठीक है, इसमें ये क्या हो गया, ये हटने लग गए, आसान होने लग गए। तो जो अलग अलग उसमें काल और वचन और पुरुष के आधार पर जो विभाजन होता था वो कम हो गया और आसान होती गई, और वही प्राकृत में उससे ज़्यादा हो गया, उसमें एक कदम आगे बढ़ गई। पाली में जो संप्रदान और संबंध कारकों के रूप में एक से हो गए थे, भाई संप्रदान और संबंध जो कारक हैं उनके अलग अलग नहीं रहे, और वैसे ही अब प्राकृत के अंदर कर्ता और कर्म के बहुवचन रूप भी एक से हो गए, होने लग गए थे। भाई कर्ता और कर्म है जो, उसमें भी जो इनके बहुवचन रूप है वो एक से होने लग गए। उसमें ज़्यादा झंझट वाले मतलब अलग अलग चीज़ें नहीं दिखने लगी भी कि सिंगल वचन में अलग है, बहुवचन में भी कर्ता के नियम अलग लग रहे हैं, कर्म के अलग लग रहे हैं। ठीक है, दूसरा हो गया क्रिया की रचना में संस्कृत की तुलना में, जो क्रिया की जाती है क्रिया की रचना में संस्कृत की तुलना में कुछ विशेष अंतर प्राकृत में दिखाई देते हैं। जैसे क्रिया के अलग अलग नियम थे, संस्कृत के अंदर ज़्यादा नियम थे, और प्राकृत के अंदर आते आते वो नियम और विशेष हो गए, उनमें अंतर कम हो गया। उसके अंदर जैसे क्रिया के अलग अलग नियम लगते थे तो उसमें अब कम हो गया। सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या हो गया, परिवर्तन ये हो गया कि प्राकृत में भूतकाल के रूप में कर्तृत्व का प्रयोग बढ़ने लगा था। जैसे अपने कल पढ़ा था ना, उसमें जैसे पहले जो पाली में बदलाव आया और उसके बाद में वो होता था, जो भूतकाल के अंदर जो मात्राएं लगती है पीछे लास्ट में लगता है ना कृदंत, भाई मैं गया, मैंने खाना खाया था जो लगता है वो था थी, ये जो स्थान है भूत में जो काम हुआ है उसके जो लगते हैं कृदंत, उनमें भी बदलाव आने लग गया था, स्टार्ट हो गया था। यह पाली में हमने देखा था, जो पाली में शुरू हो गया था, किंतु प्राकृत में इसकी स्वाभाविकता सहज दिखाई देने लगती है, मतलब वो स्वाभाविक हो गया, उसमें कोई बदलाव वाली ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ जबरदस्ती थोपा गया था, वो उसमें अपनाने लग गए थे। और कृदंतों के कारण जो क्रिया के लिंग भेद से बदलने वाले की, कृदंतों के कारण क्या हो गया, पहले क्रियाएं जो थी वो लिंग भेद से नहीं बदल रही थी, उसमें क्या है कि कर्ता और कर्म, और चाहे कर्ता स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो तो उसमें उसकी संस्कृत के नियम से हिसाब से अलग अलग नियम लगते थे। अब क्या हो गया कि क्रिया जो हो रही है वो कर्ता के, और जो कृदंतों को मतलब उसमें पुरुष के हिसाब से वो बदलने लगी। ठीक है, जैसे स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है तो उसमें बदल जाएगी, मैंने खाना खाया, मतलब ये सीता खाना पकाती है और राम खाना पकाता है, तो पकाती और पकाता ये क्रियाओं के रूप है जो पुरुष भेद के कारण बदल गए। ठीक है, उसमें अब जटिलताएं कम होने लगी, उसमें अपन को दिक्कतें कम होने लगी। प्राकृत में प्रश्नों का विकास पाली की तुलना में काफ़ी अलग स्तर पर दिखाई देने लगता है। ठीक है, जैसे जो प्रसर्ग है उनका उपयोग, जैसे काके की में लगते हैं ना, जो ये इनका जो पहले कय करक और मज हो गया, इसमें प्राकृत के अंदर कय करक और मज हो गया, और आगे चलकर ये काके की ही और मैं के रूप में विकसित हुए। ठीक है, ये थी हमारी प्राकृत की सामान्य विशेषताएं। कल हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, प्राकृत की सब कौन सी विशेषताएं, और उसके बाद चर्चा करेंगे प्राकृत के जो अलग अलग रूप हैं, जैसे शौरसेनी प्राकृत जो बाद में अपभ्रंश में विकसित हुई और उससे बाद में हिंदी भाषा का और अन्य भाषाओं का विकास हुआ, तो वो देखेंगे। जो प्राकृत के अलग अलग रूप हैं, मुख्यतः जो 5 रूप है वो देखेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद।